कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहीं राजधानी बेंगलुरु के हालात बहुत ही बुरे हैं। यहाँ हाल यह है कि लोगों को आने जाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच आसपास में आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई ने इस हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया, तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर मंत्री और अशोक की तस्वीर साझा कर उनका मजाक बनाया गया। कांग्रेस का कहना है कि जब इस जल संकट को लेकर गंभीर बैठक चल रही थी, तब आर अशोक नीत का आनंद ले रहे थे। बता दें कि कांग्रेस ने जो 2 तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें आर अशोक मुख्यमंत्री के पास वाली चेयर पर ही बैठे हैं और उनकी आंखें बंद हैं। ऐसा लग रहा है कि वह सो रहे हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं। कहीं कहीं पर तो लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गड्ढों का पता नहीं चल पा रहा है, जिससे आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। सोमवार की रात को एक 23 वर्ष की लड़की सड़क पर गिरने के बाद करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पानी से भरी सड़क पर छात्रा स्कूटी से जा रही थी। उसकी स्कूटी फिसल कर गिर गई और पानी में करंट होने की वजह से लड़की की जान चली गई। करंट लगने की वजह से जान गंवाने वाली लड़की की पहचान अखिला के रूप में हुई है। अखिला अपनी स्कूटी से मयूरा बेकरी के पास उतरी, जहां सड़क के एक हिस्से में पानी भर गया था। घुटने भर पानी में दुपहिया वाहन को खींचते समय उसने अपना संतुलन खो दिया। दिल्ली आबकारी नीति धनशोधन मामले में मंगलवार को कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के कुछ घंटे बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को बतौर आरोपी नामजद किया गया है। यह नीति अब वापस ले ली गई है। दिल्ली के शिक्षा विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि यदि ईडी अधिकारी उनके यहाँ आते हैं तो उन्हें बस कुछ विद्यालयों के मानचित्र मिलेंगे। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। बीएमसी चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई के दौरे से इस चुनाव को लेकर बीजेपी की रूपरेखा लगभग साफ हो गई थी। अमित शाह ने कह दिया है कि इस बार उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखानी है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बीएमसी चुनाव को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की शिवसेना मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। फडणवीस के इस बयान से तो साफ हो गया है कि बीजेपी बीएमसी का चुनाव अकेले नहीं बल्कि गठबंधन में लड़ने जा रही है। भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीसीजीआई से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी। ये कोरोना के लिए भारत का पहला नाक का टीका होगा। मनसुख मंडाविया ने कहा कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। भारत बायोटेक के चिंपांजी एडनोवायरस वेक्टरेड रिकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है।